जून 1999 जमशेदपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर घाटशिला में रहने वाले डॉक्टर अनुपम रॉय काफ़ी परेशान थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनकी अपनी माँ अनीता रॉय और बहन लक्की भौमिक से कोई बात नहीं हो पा रही थी। अनुपम रॉय लगभग हर महीने अपनी माँ को 500 रुपये अलग अलग लोगों के हाथों भिजवाते थे, पर पिछले 6 महीनों से जब भी वो पैसे भिजवाते तो पड़ोसियों से उन्हें ये पता चलता कि उनकी माँ, बहन और बहन का पूरा परिवार कहीं टूर पे गया है। घर के लैंडलाइन पे कॉल करने से पूरी रिंग होने के बाद भी कोई कॉल नहीं उठाता था। चूँकि ये साल 1999 था और कम्युनिकेशन के लिए आज के दौर के जैसे कोई ख़ास ज़रिए नहीं थे, इसलिए डॉक्टर अनुपम का अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। और लक्की भौमिक और उनकी फैमिली अक्सर ही कहीं ना कहीं टूर पे जाया करती थी, इसीलिए डॉक्टर अनुपम को ये बहुत ही नॉर्मल लगा और उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। और जनवरी से जून तक कोई कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से अब डॉक्टर अनुपम को अपनी बहन की फैमिली की चिंता सताने लगी थी और वो उन लोगों के बारे में पता करने के लिए जमशेदपुर आ जाते हैं। डॉक्टर अनुपम जब जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी में अपनी बहन के घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने वहां ताला लगा देखा और पड़ोसियों से पूछने से ये पता चला कि घर पर तो पिछले 2-3 महीनों से कोई भी नहीं है। आफ्टर विच डॉक्टर अनुपम रियलाइज्ड दैट समथिंग वॉज रियली वेरी ऑफ एंड ही स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट। वो घर के कैंपस में किसी तरह एंटर करके जब घर के बैकयार्ड में जाते हैं तो उन्हें सेप्टिक टैंक कुछ अलग ही लगा। डॉक्टर अनुपम का अपनी बहन के घर लगातार आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उन्हें पता था कि ये सेप्टिक टैंक अभी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। यहाँ उस सेप्टिक टैंक के ऊपर सीमेंट की एक नई लेयर चढ़ाई गई थी जिससे उसे सील किया गया था, विच वॉज वेरी फिशी। और इस सेप्टिक टैंक के आसपास एक बहुत ही तेज़ बदबू भी थी, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उन्होंने उस टैंक के ऊपर किए गए नए सील को तोड़ा एंड व्हाट दे सॉ इनसाइड सेंट शिवर्स डाउन द स्पाइन ऑफ एवरीवन प्रेजेंट देयर। उस टैंक के अंदर करीब 4 से 5 लोगों की बॉडीज़ पड़ी थी, जो कि लगभग 80 से 90% डिकम्पोज हो चुकी थी। ये मंज़र इतना भयानक था कि वहाँ मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 6 महीने से जिस परिवार की कोई खबर नहीं थी, उस परिवार के लोगों की लाशें उनके ही सेप्टिक टैंक में सड़ रही थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रे साइड। तो आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी झारखंड की हिस्ट्री का सबसे ईविल और कोल्ड ब्लडेड मल्टीपल मर्डर्स में से एक माना जाता है। इस केस को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में से एक माना गया था, बिकॉज द ऑडेसिटी ऑफ दिस केस वॉज वेरी ब्रूटल एंड द पीपल एज वेल एज द मोटिव बिहाइंड इट वर जस्ट बियॉन्ड बिलीफ। एक ऐसा क्राइम जो आज भी जमशेदपुर के लोगों के दिलों में उतना ही जिंदा है जो आज से 26 साल पहले था। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द भौमिक फैमिली क्वाड्रुपल। डॉक्टर अनुपम और कुछ लोकल्स के इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें सेप्टिक टैंक में कुछ बॉडीज़ दिखाई दी, जिसके बाद वो लोग जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और गोविंदपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर डॉक्टर अनुपम पुलिस को बताते हैं कि वो घाटशिला में एक क्लिनिक चलाते हैं और यहाँ जमशेदपुर में उनकी माँ अनीता रॉय, उनकी बहन लक्की भौमिक, ब्रदर इन लॉ शुभेंदु भौमिक, अपने 2 बच्चों बेटा कल्याण भौमिक और बेटी चैताली भौमिक के साथ टेल्को कॉलोनी में रहते हैं। ये लोग उसी घर में रहते हैं जिसके सेप्टिक टैंक में अभी अभी उन लोगों ने 4 से 5 सड़ती हुई लाशें देखी हैं। डॉक्टर अनुपम पुलिस को बताते हैं कि उनका परिवार पिछले 6 महीनों से गायब है और उन्हें ये पूरा यकीन है कि ये उसी परिवार के लोगों की लाशें हैं। ये सुनकर पुलिस वॉज जस्ट शॉक्ड कि कैसे शहर के एक पॉश इलाके में एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को मारकर उनके ही घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया और किसी को इस बात की कानों कान खबर भी नहीं हुई। इसी डिसबिलीफ में पुलिस डॉक्टर अनुपम से पूछती है कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो इस क्राइम को कर सकता है।
और इस सवाल का डॉक्टर अनुपम ने जो जवाब दिया, उससे पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे किसी शख्स के अंदर अपने ही परिवार के लिए इतनी नफरत हो जाती है कि वो ऐसी दरिंदगी कर दे। दरअसल डॉक्टर अनुपम ने पुलिस को पूरे यकीन से बताया कि इस क्राइम के पीछे और कोई नहीं बल्कि उनकी बहन की बेटी चैताली का हाथ है, और वो 2 महीने पहले तक अपने हस्बैंड के साथ उसी घर में रह रही थी, जबकि उसका पूरा परिवार 29 जनवरी के बाद से उस घर में नहीं दिखा था। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस डॉक्टर अनुपम के साथ टेल्को कॉलोनी पहुंच जाती है और उस जगह पर एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी फैली थी। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई थी जो उन्हें ये सब झेलना पड़ा। फिर पुलिस उस सेप्टिक टैंक के पास पहुंचती है और सारी बॉडीज़ को एक एक कर टैंक से निकाल ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। साथ ही साथ घर का ताला तोड़कर फॉरेंसिक टीम के साथ घर की डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। अपॉन एंटरिंग द हाउस, पुलिस फाउंड दैट पूरा का पूरा घर ही उथल पुथल हो रखा था और घर के अंदर के हालात ये क्लियरली बयां कर रहे थे दैट समथिंग बैड हैज़ हैपेंड हियर। अलमीरा और लॉकर्स खुले थे और घर में से सारी कीमती चीज़ें गायब थी और उस घर के कमरों में जगह जगह बेडशीट्स पर, फ्लोर पर सूखे खून के धब्बे थे। जमशेदपुर का ये एक नॉर्मल सा दिखने वाला घर अब अपने अंदर घटे हैवानियत का एक अकेला गवाह था। इस डिस्कवरी के बाद अब पुलिस भी हाई अलर्ट पर आ गई और जगह जगह चैताली भौमिक और उसके हस्बैंड रिजवान खान को ढूंढा जाने लगा। उस दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल किया जा सकता था पुलिस वो सब कर रही थी और बैंक इंक्वायरीज में उन्हें ये पता चलता है कि परिवार के जिन लोगों की मौत हुई थी उनके बैंक अकाउंट से पिछले कुछ महीनों में सारे के सारे पैसे निकाल लिए गए थे। दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू इन दिस केस, क्योंकि इससे ये कंफर्म हो गया था कि ये काम किसी फैमिली मेम्बर का ही है और पुलिस ऑलरेडी ये जानती थी कि इसके पीछे चैताली भौमिक का हाथ है। इसी बीच पुलिस के पास विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है एंड द डिटेल्स वेयर जस्ट वेरी सैडनिंग। ऑटोप्सी रिपोर्ट शोड कि उन चारों लोगों की हत्या जनवरी से फरवरी 1999 के बीच हुई थी। रिपोर्ट्स क्लियरली ये बता रहे थे कि जिसने भी ये क्राइम किया था वो क्लियरली सभी विक्टिम से काफ़ी नफ़रत करता था, इसलिए पहले उनका गला दबाकर उन्हें बेहोश किया, फिर किसी धारदार और तेज़ हथियार से कई बार उन पे वार किया। सारे लोगों के शरीर पे और सर पे कई गहरे ज़ख्म थे जो कि ब्लंट फोर्स से बने थे। इस केस की ब्रूटैलिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि जल्द से जल्द चैताली और रिजवान को अरेस्ट किया जाए। और फाइनली पुलिस उनके ट्रांजैक्शनल डिटेल्स के सहारे ये पता लगा लेती है कि वो लोग लखनऊ में एक किराए के घर में रह रहे हैं। बट इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती, चैताली और रिजवान ने 9 जून 1999 को कोर्ट के सामने अपने आप सरेंडर कर दिया। ये एक ऐसा मूव था जिससे हर कोई बहुत शॉक्ड हो गया और इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर इन लोगों ने खुद सरेंडर क्यों किया। और इस सरेंडर के बाद आखिरकार चैताली और रिजवान को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इतने दिनों के इंतज़ार के बाद आखिर वो समय आ ही जाता है कि अब चैताली पूरी दुनिया को ये बताए कि उसने आखिर अपने एक खुशहाल परिवार को क्यों उजाड़ दिया। पूरी दुनिया को ये बताए कि उसने आखिर अपने खुशहाल परिवार को क्यों उजाड़ दिया और उनके साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की। पुलिस इंटरोगेशन के दौरान रिजवान और चैताली ने जो बताया उससे उस दौर में पूरा का पूरा देश हिल गया था। जमशेदपुर के रहने वाले शुभेंदु भौमिक टेल्को कंपनी में एक एम्प्लॉय थे। वो टेल्को कॉलोनी में अपनी वाइफ, सास और 2 बच्चों के साथ रहते थे। चैताली इनकी बड़ी बेटी थी। चैताली हमेशा से ही एक चेयरफुल और इंडिपेंडेंट लड़की थी। जब वो स्कूल में थी तभी उसे एक एस्पायरिंग क्रिकेटर रिजवान खान से प्यार हो जाता है। रिजवान चैताली के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के पास किनन स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आया करता था और स्कूल के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। स्पोर्ट्स में दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से दे फेल हार्डर फॉर ईच अदर।
पर यह प्यार काफ़ी दिनों तक छुपा नहीं रह सका एंड चैताली की फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और रिजवान के मुस्लिम होने की वजह से उन लोगों ने इस रिश्ते को काफ़ी अपोज किया। पर चैताली वॉज मैडली इन लव विथ रिजवान और वो किसी भी हाल में रिजवान से शादी करना चाहती थी और परिवार के खिलाफ जाकर दोनों ने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी कर लिया था और इस शादी के रिज़ल्ट में इवेंचुअली चैताली प्रेग्नेंट हो गई। पर जल्द ही इस शादी और प्रेगनेंसी के बारे में चैताली के फैमिली वालों को पता चल गया एंड एज एक्सपेक्टेड हर फैमिली वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। चैताली के पेरेंट्स और नानी ने उसे बहुत डांटा और उस पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। चैताली का उसके परिवार के साथ रिश्ता इतना ख़राब हो गया था कि अब वो रिजवान के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म करने का प्लान कर चुकी थी। चैताली और रिजवान ने अपनी नफ़रत और फैमिली की संपत्ति के लालच में इस मैसेकार को अंजाम दिया। 29 जनवरी 1999 दोपहर के करीब 1:30 बजे इस दिन घर में चैताली के साथ उसकी नानी अनीता रॉय और माँ लकी भौमिक थे। दोपहर का खाना खाकर नानी अपने कमरे में आराम कर रही थी और माँ भी अपने कमरे में कुछ रोज़मर्रा के कामों में जुटी थी। इसी बीच चैताली चुपके से अपने पति रिजवान को अपने घर में छुपा लेती है। मौका देखते ही दोनों नानी के कमरे में जाते हैं और धोखे से रिजवान उनका गला दबाने लगता है और चैताली उनका मुंह दबाती है ताकि उनकी इस दरिंदगी की आवाज़ उस कमरे से बाहर ना जा सके। गला दबाने के बाद ये दोनों एक तेज़ धार वाले हथियार से अनीता रॉय के सर और गले पर कई बार अटैक करते हैं, किलिंग हर वेरी ब्रूटली। इस पहले मर्डर के बाद रिजवान और चैताली नानी अनीता रॉय के उसी कमरे में रात भर रहे और अगली सुबह जब चैताली का छोटा भाई कल्याण अपनी नानी से मिलने उनके कमरे में जाता है तो ये लोग उसका भी गला दबाकर उसे भी उस तेज़ धार हथियार से अटैक करते हैं। आफ्टर विच कल्याण ऑल्सो डाइज। कल्याण के बाद इन दोनों शैतानों ने अपना तीसरा शिकार चैताली की अपनी माँ लकी भौमिक को बनाया। उनकी भी हत्या वैसे ही की जैसे अनीता और कल्याण की थी। सुबह ही चैताली के पिता शुभेंदु भौमिक किसी काम से बाहर गए हुए थे और लकी की हत्या के बाद ये दोनों बेसब्री से अपने आखिरी शिकार चैताली के पिता शुभेंदु भौमिक का इंतज़ार करने लगे। और जब शुभेंदु घर वापस आए ही मेट द सेम फेट एज हिज सन एंड वाइफ बाय द हैंड्स ऑफ हिज ओन डॉटर। बेटी के रूप में इस हैवान ने 30 घंटों में एक ही छत के नीचे अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को काफ़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। घर में 4 लोगों की बॉडीज़ के साथ ही अब ये लोग यहाँ रह रहे थे और कुछ दिनों के बाद इन्होंने बॉडीज़ को सेप्टिक टैंक में डंप करने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने महबूब नाम के एक शख्स की मदद भी ली जो कि आगे जाकर भौमिक फैमिली को इंसाफ दिलाने में प्राइम विटनेस भी साबित होता है। अब बॉडीज़ को डंप करने के बाद चैताली और रिजवान ने परिवार के सारे गहने और पैसे चुराकर जमशेदपुर से भागने का फैसला कर लिया और लखनऊ में रहने लगे। इस बीच पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यही लगता रहा कि ये पूरा परिवार कहीं वेकेशन पर गया है, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल परे थी। आफ्टर दिस कन्फेशन पुलिस ने रिजवान की टिप से मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया एंड कोर्ट में इस केस से रिलेटेड एक चार्जशीट फाइल कर दी। कुछ सालों तक ये केस कोर्ट में चला, जिस बीच जेल में ही चैताली ने एक बेटे को जन्म दिया और 13 मार्च 2001 को जमशेदपुर की सेशंस कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस का दर्जा देते हुए चैताली भौमिक और रिजवान खान को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई, जिसके बाद इन लोगों ने सेशंस कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील की और झारखंड हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2003 को इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। बट लेटर ऑन दे ऑल्सो अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर मर्सी, पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को बरकरार रखते हुए चैताली और रिजवान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और आज इस घटना के 26 सालों बाद 2025 में ये दोनों झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद हैं। एक वक्त पर अपनी आंखों में चमक और सुनहरे सपने देखने वाले ये लोग आज अपनी नफ़रत और लालच की वजह से झारखंड के इतिहास के सबसे ब्रूटल और घिनौने क्राइम के अपराधी हैं। ये केस अपने दौर का एक काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था
और अर्ली 2000s में किसी औरत का, ख़ास तौर पे किसी बेटी का, अपने पूरे परिवार को प्यार के नाम पे इतनी दरिंदगी के साथ ख़त्म कर देना लोगों की सोच से बिल्कुल परे था। चैताली और रिजवान एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने का दावा करते थे, पर जो प्यार अपने ही परिवार की हत्या करवा दे, क्या सच में वो प्यार होता है या फिर किसी की सनक? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। आपको ये केस कैसा लगा? अपने व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।